रफ़ी साहब की कामयाबी में उनकी खूबसूरत आवाज और बुलंद शख्सियत के अलावा एक और शख्स का अहम किरदार रहा। वो कौन था जिसने सबसे पहले जान लिया था कि रफ़ी साहब के गले में एक अनोखी तासीर है जो दुनिया को अपना दीवाना बना देगी? वो कौन था जिसने लाहौर में 13 साल के रफ़ी को कुंदन लाल सहगल साहब की जगह पर खड़ा कर दिया था? वो कौन था जिसने रफ़ी साहब के घर वालों को मनाया कि रफ़ी की जगह लाहौर नहीं कहीं और है? किसकी उंगली पकड़कर रफ़ी साहब लाहौर से बंबई आए? वो कौन था जिसने कदम कदम पर रफ़ी साहब की रहनुमाई की? वो थे जनाब अब्दुल हमीद साहब, जो कि हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन आज रफ़ी साहब की सालगिरह पर हामिद साहब की यादों से पर्दा उठ रहा है। आज सुनिए हामिद साहब की साहबजादी राफिया बिन्त हमीद की जुबानी रफ़ी और हमीद की कहानी। आप सब लोग देख रहे हैं यादें फारूक विकार के साथ, और मेरा नाम है राफिया बिन्ते हमीद। रफ़ी जी, हमारे देखने और सुनने वाले जानना चाहेंगे कि आपका रफ़ी साहब से क्या रिश्ता है? सबसे पहले मैं तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते सब सुनने वालों को और आपका फारूक वकार, आपके चैनल को। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने आपसे राब्ता किया और आप तैयार हुई बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खुशी हुई, थोड़ी मेरी भी तबीयत नासाज थी, अभी भी थोड़ा गला खराब है, बट कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। बात ऐसा है कि ये दो तरफा रिश्ता है। ऐसा है कि पहले मेरे वालिद अब्दुल हमीद साहब जी और मेरे चाचा जी मोहम्मद रफ़ी साहब, ये पहले दोनों गहरे दोस्त थे। वो दोस्ती और गहरी होते गई, तो जब वो ज़्यादा गहरी हुई तो दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना हम इस दोस्ती को भाईचारे में, तो फिर वो बड़े भाई और छोटे भाई हो गए। मेरे वालिद बड़े भाई बने और चाचा जी छोटे। ये वो यूज टू इट नाम चाचा जी कहने का। रफ़ी साहब जरा नहीं होता है, क्योंकि सारी उम्र हमने ऐसे ही बात की ना। तो फिर चाचा जी ने छोटे भाई का रुतबा लिया। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बॉम्बे में, तो फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं हम अपनी दोस्ती थोड़ी और पक्की कर लें। और फिर उन्होंने कहा चलो हम शादी का भी टाइम आ गया था, तो दोनों ने 2 बहनों से शादी की। तो मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने मेरी अम्मी से शादी की, जो मेहरुन्निसा उनका नाम है। अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे, आमीन। तो इमोशनल हो जाती हूँ। और फिर उन्होंने मेरी अम्मी की छोटी बहन जो है, उनका नाम बिल्किस है, उनकी शादी मोहम्मद रफ़ी साहब यानी कि मेरे चाचा जी से करवा दी। ओके जी। हाँ तो फिर ये दोनों का मतलब दोनों की शादी हुई, तो मेरे वालिद बड़े भाई बन गए और मेरी अमीन चाचा जी जो है वो छोटे भाई बन गए। तो इस तरह से रिश्ता कायम हुआ। तो वो रिश्ते से एक्चुअली वो खालू लगते हैं, ऑब्वियसली, राइट? हाँ, लेकिन ये क्या आज भी जैसे कहते हैं कि आज भी रिश्ता तो वो है, लेकिन आज भी लोग बड़े भाई और छोटे भाई से ही माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ भी आप देखें, क्योंकि पूरी मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन सब लोग अभी भी, हम जब भी मिलते हैं, चाचा के घर जाते हैं, तो उन्हें चाचा जी से ही एड्रेस करते हैं। और उसी तरह चाचा जी की जो फैमिली है, उनके बच्चे, उनके सब, वो सब मेरे वालिद साहब को हमेशा बड़े ताया जी कहते हैं, जो कि आपने काफ़ी इंटरव्यू में सुना होगा भी। तो बस इस तरह से रिश्ता है। तो ये है रिश्ता। वाह वाह। रफ़ी साहब 1979 में कनाडा आए थे हामिद साहब के पास। सुना है उस दौर में हामिद साहब के कहने पर रफ़ी साहब ने लगभग मन बना लिया था कनाडा में सेटल होने का। इस बात पर कुछ रोशनी डालिए रफ़ी जी। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। 1979 में जब शो करने आए थे, तो वो ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली वो घर आए थे, तो अब्बा जी और चाचा जी गुफ्तगू की। अब्बा जी ने हमें बताया, हमारे सामने ही बात नहीं हुई, लेकिन मेरे अब्बा जी ने हमें सामने बताया। वो कह रहे थे कि देख, जैसे वो इस तरह से, वो तो पंजाबी में बात करते थे, लेकिन हमें, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग, तो उर्दू में फिर हमें बताते थे। तो फिर वो कहते थे कि मैंने चाचा जी से कहा कि देख, मैं कनाडा आ गया हूँ,
मेरे बच्चे सब इधर है और मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो और सारे बच्चों की शादी हो चुकी है और मेरी सब जिम्मेदारी से मैं फारिग हो गया हूँ। तो फिर उस पे चाचा जी ने कहा हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी क्या उनका सिंगिंग प्रोफेशन से थोड़ा मैं भी रिटायर ले लूँ। तो ऐसा करके उन्होंने जिक्र किया। तो मेरे भी बच्चों की सब शादी हो गई है, सिर्फ 2 की रह गई है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। तो उस बात से मेरे वालिद साहब ने जिक्र किया कि अगर ऐसी बात है तो बिस्मिल्लाह, तो क्यों ना जब हो जाए तो ज़रूर आ जाना, हम अपना रिटायरमेंट यहाँ आराम से गुजारेंगे। बस ऐसा एक सजेस्ट मेरे वालिद साहब ने चाचा जी को दिया। तो उस पर रफ़ी साहब मेरे ख्याल है कि तैयार भी हो गए थे कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कनाडा सेटल होना चाहता हूँ। ज़रूर, लेकिन देखिए क्या हो गया 1 साल के अंदर ही। 1 साल में ही, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, 1979 ना और 1980 में तो गुजरे। सारी दुनिया ये जानती है कि रफ़ी साहब को रफ़ी साहब बनाने का असल क्रेडिट जाता है हामिद साहब को, जो कि इब्तदाई दौर में रफ़ी साहब के गाइड, मेंटर, फिलोसफर, फ्रेंड थे। लेकिन दुनिया हामिद साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या आप हामिद साहब के बारे में कुछ बताएंगी हमें? ऐसी बात है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन आदमी थे, बहुत उसूल के पक्के थे, बहुत लोगों का खिदमत करना उनका पेशा था, बच्चों को पढ़ाना, मतलब हर जो इंसानियत का खिदमत करना वो रखते थे। उनकी वही ख्वाहिश थी, कुछ ना कुछ मैं दुनिया के लोगों की करूं, खिदमत करूं, बस नेकी करते जाऊं और किसी को पता ना चले। और वो तो ऑब्वियसली आप जानते हो, और कहते थे कि नेकी कर कुएं में डाल। और वो बहुत लो प्रोफाइल में रहना चाहते थे, लाइमलाइट उन्हें पसंद नहीं थी। बस यही एक रीजन था। हाँ, तो वो उनके उनके बारे में कुछ थोड़ा सा तफसील में बताइए कि वो ऐसे छुपे छुपाए क्यों रहे जमाने से? ऐसे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, छुपे छुपाए तो नहीं थे, जी माना कि वो लाइमलाइट में नहीं जाना चाहते थे, जी ये बात है। लेकिन आप ये देखें, ऐसा तो नहीं कि उनका जिक्र कहीं भी नहीं है, कुछ ऐसा। जी अगर आप देखें, जैसे कि जब वो स्ट्रगल्स करते थे चाचा जी के साथ और उन्होंने अपनी काफ़ी सारी अपनी ज़िंदगी उनको बनाने में गुजारी, तो वो सब बॉम्बे में हर किसी ने देखा है जो उनके साथ घूमते फिरते थे, स्ट्रगल्स करते थे। और उनमें से बड़े बड़े उनके दोस्त अहबाब और बल्कि उन बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले तो नौशाद साहब हैं, वो हैं। फिर उसके बाद महेंद्र कपूर साहब हैं। फिर उसके बाद आशा भोसले जी हैं, उषा खन्ना जी हैं। और आखिर में तो अभी तो जावेद अख्तर साहब भी जब बायोग्राफी कर रहे थे चाचा जी का, तो उन्होंने भी अपने चैनल में जिक्र, टीवी शो में जिक्र किया कैसे मेरे वालिद मेंटर थे, गाइड थे, जो आप बोले बता रहे थे। तो बस, तो अगर देखो तो लाइमलाइट से नहीं है, लेकिन जिक्र तो था, तो यही जिक्र है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनका नाम ही काफ़ी था। आज भी दुनिया ये जानती है कि अब्दुल हमीद साहब का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा रफ़ी साहब के करियर में, उनकी ज़िंदगी में। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बिना कुछ जाने लोगों को बहुत कुछ पता है। हाँ, बस यही तो है ना, देखिए कर हमें भी यही तालीम दी जाती थी, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले, चाचा जी के और अब्बा जी के। बस काम करते जाओ, बाकी सब जैसे चाचा जी भी उंगली दिखाते, हम भी बस अल्लाह पे डाले, सब अल्लाह ही कराते, हम कुछ नहीं है, जो भी है अल्लाह ही चूज करते हैं, अल्लाह ही बोलते हैं कि ये करो, तो हम उनके हुक्म से करते हैं बस। जी जी। रफ़ी साहब से आपकी आखिरी मुलाकात 1979 में हुई थी। कैसी यादें हैं उस मुलाकात की? थोड़ा सा तफसील में बताइए हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को। हाँ, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो 1979 में कनाडा में आखिरी मुलाकात थी, लेकिन वैसे हमारी मुलाकात आखिरी इंडिया बॉम्बे में हुई 1980 जुलाई 15 को। आप अच्छा। इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम और मेरे मियाँ जाते रहते हैं कि उनके फैमिली सब उधर थी, माँ बाप सब तो वकेशन पे, तो उस वक्त मैं वकेशन पे थी इंडिया। तो हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि अगर मौका मिले, वक्त है, क्योंकि काम भी होता था, वापस आना है, तो फिर
कि मिल के जाएं चाचा जी को। तो मौका, शुक्र है कि अल्लाह में मौका मिल गया। पता नहीं था ना, अब मैं बोल, उस वक्त तो पता नहीं था। तो बस वो रोजे रमजान का भी महीना था, जुलाई 15। तो मैं और मेरे मियाँ उनके घर पर पहुंचे, तो देखा तो वो फोन पे थे, अपने शायद बेटे से इंग्लैंड में बात कर रहे थे। तो इशारा किया, तो हमने कहा ठीक है, फारिग हो जाए तो बात कर लेंगे। उसके बाद उनकी तो मुस्कुराहट माशाल्लाह से, बस क्या मुस्कुराहट ही वो खुदा ही देन है। तो फिर हम बैठे रहे, फिर चाची जी से, आंटी जी से बातें करें, उनकी फैमिली से थोड़ा, जब तक ये फोन कर लिए। तो फिर हमारे पास आए, कहा तो बड़े प्यार से, वही ना उनका मिलने का, इतना झुक के, इतना ऐसा बच्चे की तरह बात करते कि हम और झुक जाते हैं, कितना झुके कि इतना इंसान, ये मुस्कुराहट, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और इतनी आजिज़पन, उफ, मैंने ऐसे इंसान जिंदगी में नहीं देखा। तो बस फिर आके इस्लाम दुआ हुआ, मेरे से गले लगे, बहुत दुआएं दी, सब कुछ। फिर उसके बाद कुर्सी ला के पास बैठ गए, कुर्सी ला के पास बैठ गए। तो फिर बस देखते रहे, बस ऐसे देख, ऐसे मुस्कुराहट, बहुत कम बात करते थे, यही है, इतना कम बात, जैसे बस ऐसा, बस हमें ऐसा लगता कि वो बातें कर रहे हैं, एक्चुअली वो बातें नहीं, बस उनकी मुस्कुराहट ऐसे थे जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन, पता नहीं क्या वो। तो देखे जा रहे हैं ऐसे सब। फिर थोड़ी देर के बाद, कैसे हैं सब, ऐसे बड़े आराम से, कैसे हैं सब, अब्बा जी कैसे हैं, अब्बा जी कैसे हैं, अब्बा जी की सेहत कैसी है, अब्बा जी को सलाम बोलना, गले लगना, जाके जब आप कनाडा वापस जाओगे, गले लगना कि मेरी तरफ से, क्योंकि वो वहाँ थे ना। तो बस ऐसे इतना अच्छा। तो फिर आंटी जी से सबसे बातें हुई, खाना खा के जाना, हमने कहा ज़रूर, क्योंकि हमारी फ्लाइट का ज़रूर हम रुकते, क्योंकि हमें आज ही जाना है। तो इस तरह से बहुत प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली स्पोकन, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो वो थी हमारी आखिरी मुलाकात। उसके बाद आपकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर तो 31 जुलाई, जुलाई 15 को हम मिले और आए, अब्बा जी से आके बोले सब, अब्बा जी हम गए, ये इतने खुश। और फिर 15 दिन के बाद पता लगता है। क्या आप रफी साहब की फैमिली के लोगों के साथ टच में हैं आज? हाँ माशाल्लाह से, हमेशा से। वो तो जब भी है, अभी फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे है, यास्मीन के साथ है, या उनके साथ, फिर उनके मियाँ साहब परवेज़ भाई, मतलब उनके साथ तो वैसे फ़ोन पे नहीं, वैसे ज़िक्र होता है। और नसरीन बाजी से भी, उनका भी मेरे पास व्हाट्सएप है। और शाहिद भाई के, क्या नाम, फिरदौस, उससे तो अभी तो वो अटलांटा में भी थे, तो काफ़ी गप्पे मारते हैं हम लोग। वो हमेशा बुलाते, आओ आओ इंडिया। मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बताते हैं। अब देखो, अब कोविड हो गया, तो इंशाल्लाह ज़रूर से मुलाकात करेंगे। रफी साहब का लास्ट शो टोरंटो में हुआ था, और उस शो के बाद वो आप ही के घर तशरीफ लाए थे। तो शो के बाद घर की कैसी यादें हैं, क्या कुछ याद आता है आपको? वो तो यादें तो इतनी अच्छी हैं, मतलब कैसे बताओ। वो तो जैसे अमूमन हर फैमिली मिलते हैं, आते हैं, फिर हम लोग सब मिल के डिनर खा के, फिर थोड़ा कभी मजाक में मूड है, मेरी अम्मी, हमारी आंटी जी सब फिर किचन में सब बैठ के, फिर मतलब काम वाम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे, मतलब जैसे फैमिली का माहौल, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है, जस्ट लाइक हम घर के लोग हैं, दैट्स इट। तो वो सब बर्तन धो रहे करे, तो एकदम से फिर चाचा जी आहिस्ते से आके फिर आंटी जी को वो गाना सुनाते, तेरी प्यारी प्यारी, ऐसे छेड़ने। तो वो फिर इतना हंसते हम सब, फिर आंटी जी शर्माते। तो इस तरह से माहौल जैसे थोड़ा वो होता है। तो फिर खाना खाते हैं, तो उसके बाद और भी उनके पास वक्त था शायद और एक दिन, तो फिर कहने लगे कि हमें थोड़ी शॉपिंग भी करना है। आई थिंक उस वक्त मिसिसागा नया नया बना था, और क्या उसको बोलते हैं, स्क्वायर वन शॉपिंग सेंटर भी नया नया खुला था। तो हम बोले, क्योंकि भीड़, कहीं भी ले जाए भीड़ हो जाएगी, तो हमने कहा चलो मिसिसागा लेके जाते हैं स्क्वायर वन पे। तो आप माने तो वहाँ अच्छी खासी शॉपिंग किए। तो आंटी जी को एक हमारे घर में वॉशरूम पे, वो जो उस ज़माने में वो जो टॉयलेट के ऊपर कैबिनेट्स आते हैं, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन था, तो उन्हें बहुत पसंद आ गया था। कहना मुझे ऐसा ही चाहिए, तो चाचा जी को, तो हमने कहा ज़रूर लेकर चलते हैं, मिल जाएगा। हमने भी लिया, फिर दिला दिया, और जो जो पसंद
चीजें ये सब। तो इतने में हमने देखा कि भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, शायद लोग पहचानने लग गए। तो हमने कहा अरे भाई भागो यहाँ से, अब भीड़ हो गई तो फिर कोई सिक्योरिटी नहीं, कंट्रोल कैसे करें। तो फिर हम लोग फौरन जल्दी वापस फिर घर आ गए, फिर शो पे भी जाना था। बस इस तरह से बड़ा अच्छा रहता था माहौल माशाल्लाह से। वही मुस्कुराहट, वैसे ही बड़े प्यार से बैठना, लोग वैसे कम ही फिर भी बोलते थे, ऐसा है उनका। आपके वालिद साहब का सबसे फेवरेट गीत कौन सा था रफ़ी साहब का गाया हुआ? मुश्किल सवाल है लेकिन ज़रा सोच के जवाब दीजिए, याद कीजिए आप। आई नो, गाने तो सभी, कोई कंपेयर, मेरे भी वालिद कहते थे तभी कौन सा जो ये सुने तो ये अच्छा, ये सुने तो ये अच्छा। लेकिन अक्सर वो जहाँ भी हो, किसी से भी अगर रिक्वेस्ट करते तो उनको वो 3 गाने बहुत पसंद थे। एक तो था सुबह ना आई शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई, क्या बात है। मैं इसको रेफर चाचा जी से करती हूँ, शायद उनको बहुत दोस्त थे ना तो याद बहुत करते होंगे। फिर दूसरा गाना था चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ, वाह वाह, क्या बात है, वाह ये वाह। भी बहुत मेरे वालिद साहब को पसंद था। और हसीना मंजर का और एक गाना वो बेखुदी में सनम, बेखुदी में सनम। ये 3 तो हमेशा से जहाँ भी हो डैडी सुनते थे। और जब मेरे घर पे भी आते थे बहुत हम लोग गुजारते थे, तो सारा सारा दिन तो बस यही गाने सुनते हैं, मस्त रहते थे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रफ़ी जी, रफ़ी साहब बच्चों के साथ कैसा रहते थे? मतलब आप लोगों के साथ क्या वो आपको गाने सुनाया करते थे या यूं ही खामोश रहते थे जैसा कि उनकी आदत थी? हाँ, खामोश तो रहते थे बट अगर कभी मौका मिल जाए तो बस जैसे मैंने कहा ना, जैसे आंटी जब थे तो कहीं गाना दे दी, कभी मूड आ जाए तो हाँ गा लेते थे। ऐसे ही बातों बातों में थोड़ा सा गाना सुना देता हूँ, चाचा जी वो गाएं तो फिर वो कभी वो हंसते, वो गाना कौन सा तीसरी मंजिल का, आजा आजा मैं वो आजा, वो क्योंकि वो आजा ऐसे ना वो बोल के फिर हंसते की वो आवाज वाह। निकालते, थोड़ा थोड़ा गा लेते थे। तो खामोश तो रहते थे लेकिन कभी कभी थोड़ा सुना देते थे। आपका मोस्ट रिकमेंडेड रफ़ी साहब का गाया हुआ कौन सा गीत है? इस बार बारी आपकी है। ओ माय गॉड, ये तो वही हो गया जब मेरे वाले नहीं बोलते। ये बहुत ही मुश्किल सवाल, सही बात है। मैं भी, आप यकीन करें, बचपन से मैं सभी के सुनती हूँ गाने, लेकिन एज अ वुमेन मैं भी सिर्फ चाचा की गाने गाती हूँ, दैट्स इट। लाइक हालांकि यू नो मेल वॉइस, बट आई डोंट नो वही दिल को छूता है। बट एनीवे कोशिश करती हूँ तो ये सुनती हूँ तो ये अच्छा लगता है, ये बोलते नहीं इससे ये अच्छा है। हर गाना, ओ माय गॉड, सोचना है। आह, जो मुझे जरा ज्यादा, मैं जरा दिल को लगाने का, मतलब दिल को तो मैं, हर गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे को ये जो गैर फिल्मी शब्द गाना है ना, किसी की आंख का नूर हूँ, आह, ये बस, ये तो मैं इतनी जोर से लगा के सुनती हूँ, बस मेरे को अभी गूज़बम्प आ रहे हैं। ये गाना, और दूसरा वो है अल्लाह मेरे अल्लाह दुनिया में मेरी आबरू, आह, क्या उन्हीं बात है। को याद करके, क्योंकि वो हमेशा ऊपर उंगली उठाते तो वो उसके लिरिक्स भी ऐसे हैं कि दोनों गानों के लिरिक्स ऐसे हैं कि बस हिला देता है दिमाग को, दिल को, सब। बस यही दो मेरे मेरे करीब, ये दो गाने हैं माशाल्लाह से। खूबसूरत चॉइस है आपकी, दोनों ही गाने बहुत उम्दा है। रफ़ी हम साहब के इंतकाल में आप या हमीद साहब मौजूद थे? अगर आप मौजूद थे तो कुछ बताइए। वो दिन, वो ऐसा हुआ कि जिस जैसे हम, उन्होंने बताया चाचा जी गुजर गए, वो तो पहले तो हम सारे शौक में, लाइक हल्ला बल्ला, क्या क्या सारे एक दूसरे, क्या सच है नहीं झूठ है, सच है झूठ है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हालांकि बोले, लेकिन फिर भी हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने कहीं गलत तो क्या, ऐसे। एनीवे, तो फिर वो तो वैसे भी मेरे वालिद साहब की थोड़ी तबीयत नासाज रहती थी, उनको एंजाइना भी हो गया था, तो ज़रा गोलियों पे भी थे, दवाइयों पर भी थे। तो फिर ये शौक से तो और भी थोड़ी उनकी तबीयत ऐसी हो गई। हमने कोशिश तो की लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो फिर लक की मर्जी तो नहीं जा सके, कोई भी हम
नहीं जा सकते। बस फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बुला के उनके मग़फ़िरत के लिए दुआएं, बहुत बड़ा सारे लोगों को बुला के दुआएं बहुत करी, सब कुछ अता फरमाए उनकी मग़फ़िरत की, बस यही किया। मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की वो कौन-सी अदा थी जो आपको बहुत याद आती है, जो अक्सर आप याद करती हैं? वही, हाँ, वही मुझे एक वही आपसे शेयर करना था कि ऐसा था कि जब हम चाचा जी घर पे थे, तो अम्मी भी थी, मैं थी, चाचा जी थे, तो वो अक्सर जब भी हम जाएँ तो उनका शौक था कभी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे डैडी को लेके मैंने एक गाना किया, ऐसा कभी बोल देते थे कि देखो कैसा मैंने गाया। हमेशा उनको जो अच्छा गाना उनको अच्छा लगता है जैसे। तो उस वक़्त हम लोग आई थिंक 19 पता नहीं 60-69 के ऐसा कुछ वो मूवी आई थी मेला, जिसमें मुमताज़ और संजय, जी, एक जी। गाना है उसमें रुत है मिलन की बोलके। रुत है मिलन की साथी मेरे हाथ। जी। साथी मेरे, तो वो फिर जाके उनके पास बड़ा सा कैबिन है, वो ज़माने में वो रिकॉर्डिंग ऐसा तो टेप से ऐसे चलाते, उन्होंने सीख लिया था तो डाल के सब, तो वो अंतरा ऐसा था कि जैसे क्या, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, हुँ, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, हुँ। बागों में, खेतों में, नदियाँ किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे। लेकिन इसका जो दूसरा अंतरा है बहुत ऊँचा-नीचा, मुर्कियाँ बहुत हैं, तो वो चाचा जी को बहुत पसंद आया। तो वो सुना के फिर बोले कैसा लगा डैडी को के? तो अब्बा जी ने कहा बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा अच्छा गाया, बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा और एक मैं आपको गाना सुनाता हूँ। उस वक़्त लव इन टोक्यो का एक गाना था, वो जो आजा रे आ ज़रा। आहा! क्या उसका बात जो है। एंड का अंतरा है, वो आप देखिए लास्ट का जो गाना है, उसमें जो आवाज़ उन्होंने निकाली है, तेरे भी दिल में आग लगी, तेरे भी दिल में आग लगी है डिफरेंट आवाज़ मेरे हाँ, क्या बात है, वाह, है। वाह! जी, तो जी। वो सुनाया डैडी को, तो हुँ, एकदम से डैडी ने ये कैसा गाया? बिल्कुल जो चाचा जी का स्टाइल होता है ना, वो ऐसे क्या क्या हमेशा ऐसा, तो ये कहाँ से आवाज़ निकाली? हुँ, ऐसे हाँ, वो ज़ोर से चाचा जी और हम सब ऐसा हँसे कि ये तू ऐसा भी गाता है? तो इतना हँसे चाचा जी की वो आवाज़, वो डिफरेंट माशाल्लाह, हर किस्म की आवाज़, वो जब गाते थे, वो उसके अंदर चले आते, डूब जाते थे वो पर्सनैलिटी में। जैसे रोने गाना तो रोने का हँसना, प्यार का और मोहब्बत का, पता नहीं क्या खुदाई देन थी, वो उसमें चले जाते थे उनकी आवाज़, इसलिए वो दिल को छू लेती थी। तो ये मुझे बहुत याद याद रह गया, ये वाक़या। और क्या मेरी बात खाला भी थी कि हमारे सामने क्या ये बात सब है, वाह, मौका वाह, मिला देखने वाह, का। वाह, वाह! हाँ। आपको और एक शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको वालिद साहब का ज़िक्र किया था, वो हमेशा उनकी ख़्वाहिश थी खिदमत करना, ये करना, और हमेशा से हमें बोलते थे बस ऐसा कुछ क्लब खोलो, जैसे मैं खिदमत करना चाहता हूँ, रफ़ी साहब के। तो अल्लाह का शुक्र से कि उनके बैनर से हमने फिर कनाडा में मोहम्मद रफ़ी फ़ैन क्लब 1999 में सितंबर में खोला पहला, और वो शो किए सब लोकल आर्टिस्ट से माशाल्लाह से, और आई थिंक यॉर्क यूनिवर्सिटी में किया था माशाल्लाह, बहुत नॉकआउट ऐसा माशाल्लाह अच्छा गया, काफ़ी लोग आए। और फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो है, और इसके जितना प्रोसीड्स मिलते हैं सारे के सारे डॉलर्स हम चैरिटी में देते हैं। जैसे कि विलियम मॉसलर हॉस्पिटल है ब्रैम्पटन में, उसको दिया, और मिल्टन में भी हॉस्पिटल है, उसको दिया, और ब्लू क्रॉस को दिया, और जब एक दफ़ा गुजरात अर्थक्वेक हुआ था उसको दिया, और इस तरह से मुख्तलिफ और काफ़ी चैरिटीज़ को माशाल्लाह से, क्योंकि हम चाचा जी और अब्बा जी के ही नक्शे कदम पे चलना चाहते। हम वाह, एक पैसा कमाना नहीं चाहते, एक कुछ नहीं, हमें हमें बड़ा दिल दिल को नहीं मानता, ज़मीर गवारा नहीं करता। वाह! तो बस हम इसी नियत से हो, क्योंकि हमारे अब्बा की ख़्वाहिश थी कि खिदमत करना है, तो बस उससे हम जितना हो सके खिदमत करते। अल्लाह अल्लाह के हुक्म से, हम तो कुछ नहीं है भई, तौबा तौबा, ये सब अल्लाह के हुक्म से, बस ये क्या आप सब
क्या बात, वाह वाह। रफ़ी साहब के चाहने वालों से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब देख रहे हैं और बस दुआएं करिए उनके लिए, हर एक के लिए, कि हम सब उन्हीं के नक्शो कदम पे चलें। जिस तरह से हमेशा चाचा जी मुस्कुराते थे, कम बोलते थे, कहते हैं ना एक चुप सौ सुख, तो ये सही बात हो सकती है ये सब। और इसी तरह उनकी गाने सुनते रहे, उनको जिंदा रखें। अब देखिए 40 साल के बाद भी आज भी नए जनरेशन भी पसंद करते हैं, तो कोई बात होगी चाचा जी में, कोई बात होगी वो अल्लाह की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब और सब लोग, हर एक को मेरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आज चाचा जी की 96th बर्थ एनिवर्सरी है और सोचें कि आज भी 40 साल के बाद भी आज भी हम सब चाचा जी को, रफ़ी साहब को याद करते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि वो ना कि बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे इंसान, उनकी रूह बहुत ही पाक, बहुत ही हम्बल इंसान, नेक इंसान, ये अल्फाज भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो इसीलिए ऐसे इंसान वो अमर होते हैं कि वो कभी नहीं जाते हैं, वो दुनिया से चले आते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं। तो उनका आज भी हर नया जनरेशन, हर कोई इंसान उन्हें याद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके बस इसी तरह से उनके बर्थ पे दुआएं दें और इसी तरह कंटिन्यू करें। और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं और ज़रूर शेयर करूंगी, आप सुनते रहिएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। और हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई।